Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis, and today we are starting the part second of the JKSSB Science and Tech syllabus. Last time हमने part first cover किया था sources of energy, and today we are discussing the second part. This is a MCQ series known as 123 MCQ series, in which we will be covering 123 MCQs of every topic of the JKSSB syllabus. Last time we covered around 56 MCQs. So today we will try to cover more. So let's start the class. Before starting the class, last time मैंने काफ़ी चीज़ें आपको explain की थी about the basic laws which are governing the energy and the transfer of the energy and how it's being measured. ये सब हमने discuss कर लिया था. Some concepts were still left जो कि मैं डिस्कस नहीं कर पाई बिकॉज उनके उसके रिलेटेड तब कोई क्वेश्चन नहीं फॉर्म हुआ था. वन वॉज द कैलोरिफिक वैल्यू जो कि आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली कैलोरिफिक वैल्यू. कैलोरिफिक वैल्यू लेमैन टर्म्स में अगर आप देखेंगे कैलोरिफिक वैल्यू हम बोल सकते हैं कि इट इज द हीट प्रोड्यूस्ड. It's the heat produced by burning 1 gram of a fuel completely. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोल लिया है, कोल का 1 ग्राम लिया है, तो आप उस कोल को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करके कितना एनर्जी वहां पे जनरेट हो रहा है, दैट विल बी योर कैलोरिफिक वैल्यू. अगर हम इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखें, इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज किलो जूल्स पर ग्राम. बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं. क्या मेजर कर रहे हैं? एनर्जी. तो एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल्स. और आप किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, कितना आप वेट ले रहे हैं, दैट इज 1 ग्राम. सो इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली. आप कोल को लाइए, 1 ग्राम को बर्न करिए, जितना वहां पे आता है दैट इज योर कैलोरिफिक वैल्यू. एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा. इग्निशन टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम कैलोरिफिक वैल्यू. इग्निशन टेम्परेचर हम ये बोल सकते हैं कि जितना जल्दी वो आग पकड़ेगा, लाइक एक फ्यूल का क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए ताकि वो जल्दी बर्न हो. तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलोरिफिक वैल्यू. तो अगर हम देखिए कैलोरिफिक वैल्यू, आप बस याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस का जो है हाईएस्ट होता है, इसलिए हम अभी इतने सारे मिशंस लॉन्च कर रहे हैं, which is 150 kilojoules per gram, and it is considered to be the highest among all the fuels. उसके बाद मीथेन है, अदर गैसेस आर देयर जो जैसे 55 के अराउंड होता है इनका, तो दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस. तो लास्ट टाइम हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल चीज़ों की बात की थी. कन्वेंशनल में हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात की थी, फिर कोल के टाइप्स की बात की थी. तो उसके बाद हमने जो है पेट्रोलियम की बात की थी कि हाउ पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल, और कैसे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थ्रू पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन बनता है. तो लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आई हैव कवर्ड कोल और इसके टाइप्स जो भी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है. पेट्रोलियम आई डिडेंट कवर, सो उसका मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको. सो पेट्रोलियम अगर हम देखें, पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल. मतलब फॉर एग्जांपल जो वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे गेट ट्रैप्ड. वो जब ट्रैप हो जाते हैं बिटवीन दी रॉक्स, ये जो रॉक्स के बिटवीन ट्रैप होता है तो इनका ट्रांसग्रेशन होता है, मरीन ट्रांसग्रेशन. तो मरीन ट्रांसग्रेशन होने के बाद आपको पता ही है कि हर एक एनिमल में जो है फैट्स होते हैं, दीज फैट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू इनटू ऑयल, जो जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म में मिलता है हमें, एंड इट इज प्रेजेंट एज अ क्रूड ऑयल, जिसको बाद में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थ्रू जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में
निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें पेट्रोलियम गैस पहले आता है, नेक्स्ट इज योर पेट्रोल, देन डीजल एंड देन केरोसिन। जो पेट्रोलियम गैस होता है दिस इज योर एलपीजी। एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी इज एक्चुअली द गैस नोन एज ब्यूटेन। ये ब्यूटेन होता है प्राइमरीली एंड इट हैज स्मॉल proportions ऑफ प्रोपेन एंड इथेन ऑल्सो। जो ये ब्यूटेन गैस होता है इट इज ऑडरलेस, इसमें स्मेल नहीं होती, therefore it becomes difficult to detect। अगर कहीं पे लीकेज हो रही है तो हमें समझ नहीं आएगा कि लीकेज हो गई है, इट विल कैच फायर। तो इसको वो स्मेल देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए वी ऐड इथाइल मरकैप्टाइल। और इसका अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो दैट इज अराउंड 50 किलो जूल्स पर ग्राम। सो कोल का ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, पेट्रोलियम का मैंने आपको बेसिक बता दिया है, और वी विल बी कवरिंग मोर इन दी MCQs इटसेल्फ। बस आप यहाँ पे बेसिक्स का ध्यान रखें। उसके बाद जो है थर्मल पावर, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है ये पढ़ना है हमें। तो थर्मल पावर प्लांट, आप इमेजिन करिए कि एक फर्नेस है जहाँ पे आपने कोल को बर्न किया। थर्मल पावर प्लांट में क्या है, कौन सा कोल यूज होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बोला था, वन इज बिटुमिनस एंड लिग्नाइट, बोथ यूज होते हैं। तो आपने फर्नेस में ये कोल को जला दिया, यहाँ पे इन्होंने एक वाटर टैंक रखी है जिसमें इन्होंने वाटर फिल किया है। इस वाटर, जब ये वाटर हीटअप होता है इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस स्टीम। तो इसमें स्टीम प्रोडक्शन होती है। तो ये स्टीम का जो प्रेशर होता है इट्स वेरी हाई। दिस प्रेशर ये क्या करता है, ये यहाँ पे टरबाइन को मूव करता है, और ये टरबाइन का शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द जनरेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर फॉर्म होता है दैट इज, वो वापस कूल होके यहाँ पे कूलिंग यहाँ पे दोबारा से आ जाता है। तो दिस इज हाउ ए थर्मल पावर प्लांट वर्क्स। ठीक है, अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखें तो ऑफ कोर्स 50s के अराउंड इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। 70% जो अभी जो है हमारा पावर जनरेशन इज फ्रॉम थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। बट इसमें सबसे बड़ी जो इसमें डिसएडवांटेज है दैट इज पोल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, विच आर दी ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, दीज ट्रैप दी इंफ्रारेड रेज, ये ट्रैप करते हैं यूवी इंफ्रारेड रेज को एंड इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को। और दूसरा ये ऐश इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जो देखिए आप फिर इसका जो है बाद में इसके फर्दर इम्पैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस गिव्स राइज टू एसिड रेन। तो एसिड रेन एक्चुअली आपका डिस्ट्रॉय करता है बहुत सारी बिल्डिंग्स को, क्रॉप्स को, तो इट हैज़ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वेंशनल एनर्जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में। पहले हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी ऐसे ही आप सिंपल तरीके से समझिए। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको सिंपल से डायग्राम्स बता रही हूँ। जब आपको इसका मैकेनिज्म समझ आएगा तो आपको इंटर्न सीधे समझ ही आ जाएगा कि हाउ इट इज़ वर्किंग और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होगी। तो थोड़ा आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, आप एलिमिनेशन बेटर कर पाएंगे MCQs में। जस्ट आप अगर कोई फैक्ट्स याद रख रहे हो उससे आप एलिमिनेट नहीं कर पाते। फिर बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जाके JK SSB के एग्जाम्स देके जब आते हैं तो बोलते हैं कि पेपर वॉज आउट ऑफ सिलेबस। पेपर आउट ऑफ सिलेबस आपको तब लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो एटलीस्ट आप 50% एलिमिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो आप सिंपल तरीके से डायग्राम्स को समझिए, और हाउ इट इज़ वर्किंग जब आपको ये समझ आएगा आप वेरियस चीज़ें जो हैं इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे,
और एलिमिनेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपके पास आंसर दिया होता है, आपको बस गलत ऑप्शन पहचानना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी आसानी से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डैम बनाया हुआ है, दिस इज ए डैम। यहाँ पे वाटर इज ऑफ कोर्स स्टोर्ड। अब इस वाटर में जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ द हाइट। जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है और आपके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ से जब इस डैम को खोला जाता है तो यहाँ से जो वाटर आएगा, ऑफ कोर्स वो एक फास्ट फ्लोइंग वाटर होगा। जब काफ़ी ज़ोर से पानी आ जाएगा ना, जब आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे पानी को बंद करके रखा है एट ए पर्टिकुलर हाइट, आप इसको खोल रहे हो तो वो काफ़ी फोर्स से आएगा। और यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है, जैसे वहां पे स्टीम मूव करता था, यहाँ पे वाटर मूव करेगा। और ये टरबाइन इन टर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर को मूव करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट? सिंपल सा है। लेट्स मूव टू द अदर पार्ट, दैट इज द विंड एनर्जी। इसका भी सेम मैकेनिज्म है, ये मैंने पिछली बार भी समझाया हुआ था कि एक विंडमिल होता है, यहाँ पे जनरेटर होता है, ये मूव होता है तो इसके थ्रू ये मूव होता है, एंड थ्रू काइनेटिक एनर्जी आपका जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर हम बात करें बायोमास एनर्जी की, तो बायोमास एनर्जी जो है आपका वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सब से आपको मिल सकती है जब आप इनको बर्न करते हो। अगर आप इसी बायोमास को एनारोबिक फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक डिकम्पोजिशन के लिए डालते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। नेक्स्ट हमारा सी वाला पार्ट आता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सी में आपका टाइडल एनर्जी आता है, वेव एनर्जी आता है और ओटेक आता है, दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी। अब इनको समझिए और इनमें डिफरेंस समझिए। जब आपको डिफरेंस समझ आएगा तो आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें, फर्स्ट अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो मैं आपको इसमें भी एक सिंपल डायग्राम से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइडल बैरेज कैसे होता है। दिस इज अ टाइडल बैरेज। आपको हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। टाइड्स जो होते हैं दे ऑकर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। अब कभी क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट, इसका अलाइनमेंट कैसा होगा उसके हिसाब से आपका जो है टाइड्स के शेप बनती है। जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, ये जैसे अर्थ है। तो उस टाइम पे हाई टाइड्स ऑकर होती है। जब ये 90 डिग्री टू ईच अदर होते हैं तो उस टाइम पे टाइड्स ऑकर नहीं हो पाती। जब ये ऐसे होते हैं तो लो टाइड्स ऑकर होती है। बस आप इतना समझिए, बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द सन एंड द मून हाई टाइड और लो टाइड ऑकर होती है। अब जब हाई टाइड ऑकर होगी तो ये हाई टाइड वाटर फ्लो यहाँ तक कर लेगी, राइट? जब वाटर फ्लो यहाँ तक होगा, यहाँ पे आपने इसको स्टोर किया है। हाई टाइड के टाइम पे यू स्टोर वाटर, और लो टाइड के टाइम पे आप क्या करोगे, आप इस वाटर को जो है फ्री फ्लो कर दोगे एंड इट विल मूव थ्रू दिस। यहाँ पे आपका एक वाटर टरबाइन बना होगा। तो लो टाइड के टाइम पे ये वाटर टरबाइन, ये जब वाटर फ्लो होता है तो ये वाटर टरबाइन को हिट करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। आई होप यू गॉट इट। हाई टाइड और लो टाइड, tidal energy is because of the mechanism of the gravitational pull of sun and moon. लेकिन जो वेव एनर्जी है इट इज डिफरेंट फ्रॉम टाइडल एनर्जी। वेव्स किस वजह से ऑकर होती है, दीज आर बिकॉज ऑफ द विंड। प्राइमरली जो विंड होती है, फॉर एग्जाम्पल ये सी सरफेस है, इस पे जब विंड्स मूव करती हैं तो ये वाटर को भी मूव करती है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर वेव्स ऑकर, आपके वेव्स ऑकर करते हैं। अब आप जनरली वेव एनर्जी कैसे होती है, आप इस पे जो है फ्लोटिंग जनरेटर्स डाल देते हो, फ्लोटिंग जनरेटर्स या कोई बड़े बड़े ट्यूब्स डाल देते हैं। जब वेव एनर्जी इनको स्ट्राइक करती है तो दे मूव, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी।
I hope you got it. The next energy is the ocean thermal energy, that is OTEC. ओटक में क्या होता है, मैंने आपको पिछले वाले इसमें भी समझाया था. दिस इज अबाउट दी थर्मल, जो थर्मल पावर डिफरेंस होती है, टेम्परेचर डिफरेंस होती है, जो आपकी टेम्परेचर डिफरेंस होती है, बिकॉज ऑफ दैट ओटेक प्रोड्यूस होता है. और जनरली ऐसा बोला जाता है कि 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए. यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर होगा. तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. ठीक है, आई होप यू गॉट इट ऑल्सो. नेक्स्ट इज आपका जो नेक्स्ट एनर्जी है, दैट इज जियोथर्मल. ये मैंने पिछले में आपको समझा दिया है, पिछले एमसीक्यू वीडियो में. दैट इज हॉट रॉक्स ऑफ द अर्थ, हाउ दे हाउ दे आर यूज्ड, वहाँ पे कैसे जो है कन्वेक्शनल करंट्स और मैग्मा फ्लो करता है, और हाउ दैट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड. नेक्स्ट जो है आपका, एंड दिस इज द ओनली एनर्जी जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता सोलर एनर्जी से. दिस इज द अर्थ्स इंटरनल ओन इंटरनल एनर्जी. टाइडल की आप बात करो तो उसमें सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है. वेव की आप बात करो तो कहीं ना कहीं जो वेरियस विंड्स ऑकर होती है, तो वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन ऑफ सन होती हैं. या ऐसी आप बात करो सोलर एनर्जी की, तो वो डायरेक्ट है. बट दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द अर्थ्स ओन हीट. नेक्स्ट आपकी बात आती है न्यूक्लियर एनर्जी की. न्यूक्लियर एनर्जी में आपके दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आते हैं. एक आता है फिशन एंड अनदर इज फ्यूजन. फिशन में क्या होता है, फिशन होता है स्प्लिट होना. तो इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव एटम होता है. कोई रेडियो एक्टिव एटम जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, या थोरियम है, ये जो है रेडियो एक्टिव एटम्स, ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई. और यहाँ पे इसका उल्टा होता है, दे फ्यूज टुगेदर. अभी जितने भी हमारे जो हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन, दैट आर बेस्ड ऑन द फिशन रिएक्शन. लेकिन रिसेंटली हमने नेट गेन ऑफ एनर्जी अचीव किया है, एंड वी आर होपफुल कि फ्यूचर में हम फ्यूजन पे भी जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे. तो आई थिंक दैट्स ऑल. मतलब बेसिक मैंने आपको बता दिया कौन सी एनर्जी कैसे जनरेट होती है. नाउ मूविंग ऑन टू दी एमसीक्यूज. एमसीक्यूज वाला पार्ट हम करते हैं आज. तो let's start with question number 56. Consider the following statements regarding photovoltaic effect. Photovoltaic effect मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है, और आई होप आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए. तो हमेशा अगर आपको स्टेटमेंट्स जो हैं दो चार मिलती हैं, तो हमेशा ट्राई टू रीड फ्रॉम दी बॉटम, क्योंकि जो ट्रैप होता है दैट इज इन दी बॉटम स्टेटमेंट. So the first option is the efficiency of the photovoltaic cells can be improved. Can is a positive word. ठीक है, can be improved using the materials like perovskite. ठीक है, अभी for example I don't know what is this, so I'll leave it. Next is silicon is the only, this is an extreme word, only material used for manufacturing PV cells. तो आई डोंट थिंक सिलिकॉन विल बी द ओनली मटेरियल जिससे हम सोलर सेल्स बना सकते हैं. नेक्स्ट इज, तो टू कट गया, तो दिस हैज गॉन. नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सेमीकंडक्टर्स. तो वन इज डेफिनेटली द पार्ट ऑफ आंसर. अब देखिए यहाँ पे आपको पेरिस्टोकाइट का जो है पता होना चाहिए कि इफ दिस इज बीइंग यूज्ड और नॉट. तो यस, आई विल गिव यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट काफ़ी हाई होता है. लाइक इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ दिस सोलर एनर्जी. तो जिसकी वजह से ये इम्प्रूव करता है किसको, फोटोवोल्टिक इफेक्ट को. अब सिलिकॉन की बात करें तो दिस इज नॉट द ओनली मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवी सेल्स. इसमें यूज होता है गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड. इसमें और यूज होता है कैडमियम, कैडमियम टेलोराइड. आपको बस ये याद रखना है, गैलियम इज बीइंग यूज्ड, कैडमियम इज बीइंग यूज्ड, और कॉपर भी यूज होता है, कॉपर विद गैलियम सेलेनाइड. ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम
सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं. सो सिलिकॉन इज नॉट द ओनली एलिमेंट विच इज बीइंग यूज्ड. The next question is, which of the following is the largest producer of the solar energy? It is China. Next is, in the context of concentrated solar power technologies, which of the following statements are correct? I'll try to show you an video. ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है. द क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पूछा, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी. तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ. कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी वर्क करती है. आने वाले समय में ये फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सॉल्यूशन हो सकता है. यदि रिन्यूएबल एनर्जी में देखें तो विंड एनर्जी ही रात में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावरफुल सोर्स है. और विंड एनर्जी के बाद में कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी का भी नाम आ जाता है. यह जो टेक्नोलॉजी है, यह कोई अलग टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है. जो हमारे कन्वेंशनल पावर प्लांट है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उनको इस टेक्नोलॉजी से रन किया जा सकता है. जहां पर पानी को गर्म करने के लिए थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को यूज में लिया जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी से हम सन एनर्जी को पानी को गर्म करने के लिए काम में लेते हैं और उसे स्टीम बनाकर जनरेटर को घुमाते हैं. जो कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर एनर्जी को एक जगह पर फोकस करना. और जब सन की बहुत सारी रेज को कंसंट्रेट किया जाता है एक जगह पर, तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और इस सन एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए बहुत सारे मिरर की जरूरत पड़ती है. यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं और यह सब फ्लैट मिरर होते हैं. और बीच में एक बहुत बड़ा टावर लगा रहता है जिसको बोलते हैं रिसीवर. इस टावर की हाइट लगभग 500 फीट तक होती है और इस टावर के पास में हजारों मिरर लगे रहते हैं और इन सब मिरर को एक जगह पर फोकस किया जाता है इस टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर, और इसी हिस्से को बोलते हैं रिसीवर. जब इन सभी मिरर की पावर एक जगह पर कंसंट्रेट होती है तो इस रिसीवर के अंदर टेंपरेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. और जब इतना टेंपरेचर होता है तो इस रिसीवर के अंदर मोल्टन सोल्ट को फ्लो करवाया जाता है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक साइड में यह मोल्टन सोल्ट इस रिसीवर में एंटर करता है और यह मोल्टन सोल्ट इस रिसीवर के अंदर जो हाई टेंपरेचर की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक यह हीटेड हो जाता है. मोल्टन सोल्ट यहाँ पर इसलिए यूज लिया जाता है क्योंकि यह एक तो वाइड ऑपरेटिंग टेंपरेचर प्रोवाइड करता है लिक्विड स्टेट के अंदर, और दूसरा जब इसको स्टोर किया जाता है तो यह इतना हीट होने के बाद भी कम प्रेशर पर भी अपने आप को स्टोर करने की परमिशन देता है. जब यह मोल्टन सोल्ट इस रिसीवर से गर्म होकर दूसरी साइड से बाहर आता है तो नीचे की तरफ एक थर्मल स्टोरेज टैंक होता है जिसके अंदर इस मोल्टन सोल्ट को स्टोर किया जाता है, जिसके पास में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है. यह जो मोल्टन सोल्ट है इसको तब तक इस थर्मल स्टोरेज के अंदर अपन स्टोर करके रख सकते हैं जब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना हो. और जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तब हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है चाहे रात हो या दिन, तब हम यह जो मोल्टन सोल्ट है जो बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर पर है इसको फ्लो करवाते हैं. यहाँ पर आगे जो स्टीम जनरेटर लगा है उसमें से. इस स्टीम जनरेटर में एक तरफ से मोल्टन सोल्ट एंटर होता है और साथ में ही पानी को एंटर करवाया जाता है. मोल्टन साल्ट इन स्टीम टरबाइन में ये जो पाइप लगे हुए हैं इनमें फ्लो करता है और पानी यहाँ पर खुला रहता है और इस मोल्टन साल्ट से यह पानी गर्म होकर स्टीम बनना शुरू कर देता है. अब जो स्टीम होती है उसको जनरेटर के पास में भेज दिया जाता है और उससे जनरेटर को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. और यह जो मोल्टन सोल्ट है जो स्टीम जनरेटर के बाद में ठंडा हो गया है, इसको एक और स्टोरेज होता है कोल्ड स्टोरेज टैंक. आप आई होप आपने वो एनिमेशन समझ लिया है. नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है. Thermal storage in concentrated solar power system allows for power generation even when the sun is not shining. मैंने आपको बता दिया ये इसका ड्रॉबैक जो है पूरा करता है. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ए और बी चला गया. CSP systems directly convert solar energy into electrical without any intermediate state. So this is also true. Next is CSP systems use mirrors or lenses to concentrate the light into small area. This is also true. So our answer is 1, 2, and 3. Next question is, which of the following factors can influence the efficiency of the photovoltaic system? Temperature, of course, जितना temperature high होगा उतना आपका electricity ज़्यादा generate होगी. Angle of incidence of the sunlight, जितना slanted होगा उतना आपका जो है efficiency कम हो जाएगी. जितना direct आपकी sun rays होगी उतना efficiency ज़्यादा होगी. शेडिंग ऑफ कोर्स वो रोक देगा सनरेज को, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी. डस्ट एंड डर्ट क्या होते हैं? दीज एक्ट एज एरोसोल्स. तो एरोसोल्स जनरली क्या करते हैं? टेम्परेचर को कम करते हैं. तो टेम्परेचर कम करेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी. अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ज़्यादा करता है कम करता है, यहाँ पे बोला है इन्फ्लुएंस कौन सा करता है. तो चारों इन्फ्लुएंस करेंगे. तो आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4. दैट इज डी. The next question is, which of the following is not a component of the Jawaharlal Nehru National Social Mission, Solar Mission? So, solar parks is a component, solar rooftop program also a component, solar pumping systems for agriculture is also a component, biofuel production is not a component of it. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये तीन जो हैं, these are the parts of Jawaharlal Nehru National Solar Mission. Solar parks, solar rooftop program, solar pumping system for agriculture. Let's move on to the next question. The next question is about Kusum scheme. Kusum schemes aims to promote rooftop solar power in urban areas, encourage solar power generation in agriculture sector, provide financial incentives for manufacturing of solar power cells, and develop off-grid solar power system in remote areas. So ये actually agriculture sector से related है. जो farmers हैं, farmers को जो है जो उनकी बैरन लैंड होगी वो वहाँ पे सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करके वो सिर्फ खुद का यूज नहीं कर सकते. जो सरप्लस होगा दे कैन गो गिव इट बैक टू द ग्रिड.
और वहाँ से they can earn. So this is about the Kusum scheme. Next is, what is the target of the solar power capacity by the government of India by to be achieved till 2030? This is 300 gigawatts. Which of the following statements about production linked incentive scheme for solar modules in India is correct? The PLI scheme is limited to silicon based PV modules only. नहीं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बहुत सारे एलिमेंट से जो है हम सोलर पैनल सेटअप कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस. तो ये दो ऑप्शंस आपके गए. द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स. तो पीएलआई स्कीम जो है, इट्स नॉट कि आपको डायरेक्टली कुछ फाइनेंस किया जाएगा. आप जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा. अगर आपका सेल कम है तो आपको कम इंसेंटिव मिलेगा. तो इट इज़ एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड. आपका परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आपका इंसेंटिव होगा. इट एम्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी पावर सोलर मॉड्यूल्स. यस, इट इज करेक्ट. So the answer here is 1 and 2 only, that is B. The next is, which Indian state has the highest installed solar power as of 2023? The answer here is Rajasthan. I'm confused in Gujarat and Rajasthan. I'll confirm in the comment section. So the next question is about, recently India signed a significant solar energy cooperation agreement with which of the following countries to enhance the technology transfer? It is France. The International Solar Alliance, headquartered in India, focuses on promoting nuclear energy. No. Developing a global grid for sharing solar power. Of course. According to the recent Global Solar Atlas, एक ग्लोबल सोलर एटलस होता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा रीजन इंडिया में है दैट हैज द हाईएस्ट सोलर रेडिएशन पोटेंशियल? इट इज वेस्टर्न राजस्थान. The next question is, consider the following statements regarding wind energy. Wind energy is a form of solar energy. बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है. Offshore wind farms generally produce more energy compared to the onshore due to higher and more consistent wind speeds. देखिए, ऑफशोर मीन्स जो सीज और ओशंस के ऊपर होते हैं, जो लैंड पे होते हैं दैट आर दी ऑनशोर. ठीक है. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि बोलता है कि जो सी के ऊपर होते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है फ्रिक्शन कम होती है, वहाँ पे जो है माउंटेन्स नहीं होते, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है. दैट इज वाई वहाँ पे जो होता है विंड्स बहुत यूनिफॉर्म होती है और विंड्स का जो वेलोसिटी होता है वो हाई होता है. उसकी वजह से जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी हाई होती है. तो दिस इज राइट. Wind turbines can operate at full capacity only when the wind speed is above. ऐसा कुछ नहीं है, there is no limit. तो आपका आंसर जो है, आई थिंक दिस इज विंड फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी. आई एम सॉरी, एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी विंड्स आर फॉर्म्ड, जैसे हमने पीछे ही बोला. तो दैट एक्चुअली मीन्स कि ये एक फॉर्म सोलर एनर्जी का ही है. तो आंसर विल बी 1 and 2. Which of the following has highest installed capacity of wind energy in the world by 2023? It is China. The next is, in the context of wind turbine technology, what is the function of the yaw system? To convert mechanical energy into electrical energy? No. To adjust the rotor blades? Vague statement. To align the wind turbine with the wind direction? This is actually the function of a yaw system. For example, wind turbine यहाँ पे होगा और wind इसके डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका क्या काम होता है यॉ सिस्टम का? इट एक्चुअली ये इसको ऐसे प्लेस करता है कि विंड इसके जो है ब्लेड्स को मूव कर पाए, स्ट्राइक करे और मूव कर पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो. तो यॉ सिस्टम आप याद रखें, इट डील्स विद, आपको सीधे पूछ सकते हैं यॉ सिस्टम किस एनर्जी से रिलेटेड है, दैट इज विंड एनर्जी. The next question is about, which of the following statements about wind energy potential in India are correct? The first is, the western coast of India has high wind energy potential. Yes, Gujarat वाला जो कोस्ट है. Wind energy potential is highest during monsoon season. Yes, winds ज़्यादा होती हैं. The north eastern region of the India has negligible. Yes, इधर ज़्यादा पोटेंशियल आपका नहीं होता है विंड पोटेंशियल. सी, एक तो ये लैंडलॉक्ड एरिया है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, दिस इज लैंडलॉक्ड, प्लस यहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे जो है विंड्स का आना जाना कम रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल
इसका काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस। जो कोस्टल पार्ट होता है उसमें ओशन नज़दीक होता है तो मरीन जो वेव्स होती हैं दैट स्ट्राइक इट, जैसे गुजरात वाला पार्ट है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल विल बी हाई। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। The next question is about what is the primary reason for using taller towers of wind turbines to increase aesthetic appeal। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमें इसलिए हम उनको बड़ा बनाते हैं कि हमें उनको खूबसूरत दिखाना है। It's not the answer. To reduce the cost of installation, no. जितना बड़ा बनाएंगे उतना cost बढ़ेगी। To capture wind energy at high altitudes where the wind speeds are generally stronger and more consistent। जैसे हम बात करते हैं जितना हमारी हाइट इंक्रीज होती है उतना जो है फ्रिक्शन कम होता है विंड का। इसलिए हम बोलते हैं ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है जो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में ऑकर होते हैं दे आर द फास्टेस्ट मूव, जिनको हम जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। इस वजह से जितना हाई लेवल पे जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे आप अपना विंड टर्बाइन रखोगे उतना वो ज़्यादा मूव करेगा। The next question is which of the following is a major initiative by government to produce wind energy? It is Pradhan Mantri it's National Offshore Wind Energy Policy। जो ये बाकी है these are solar energy का part। The next is about the Green Energy Corridor project in India aims to enhance energy efficiency, no. Develop solar parks, no. Promote the use of biofuels, no. It aims to connect wind energy project with the national grid। Which of the following statements about the wind solar hybrid policy is correct? Number first is that it aims to promote large grid connected wind solar PV systems for optimal utilization of the transmission infrastructure. It encourages the installation of hybrid wind solar systems on rooftops. The policy includes provisions of energy storage systems। तो देखिए यहाँ पे विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी का क्या होता है कि सोलर एनर्जी रात में जो है आपको अवेलेबल नहीं होती है तो एट दैट टाइम विंड एनर्जी जो है आपको अवेलेबल होती है। तो इस वजह से क्या होता है जो ये लार्ज ग्रिड कनेक्टिविटी होती है इसका ऑप्टिमल यूज होता है। तो 1 इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ आंसर। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है एनकरेज द इंस्टॉलेशन ऑफ हाइब्रिड रूफटॉप सिस्टम्स पे ऐसा कुछ नहीं होता, आप कैसे विंड को इंस्टॉल करोगे। तो सेकंड इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर। द पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोविजंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। यस, आप स्टोर करते हो सोलर पावर को। तो 1 and 3 इज द पार्ट ऑफ द आंसर। द नेक्स्ट इज एज ऑफ 2023 विच इंडियन स्टेट हैज, जैसे हमने पिछले पढ़ा तो इट्स गुजरात। The next is recently India and which of the following countries agreed to collaborate on offshore wind energy projects to enhance। ये important है। डेनमार्क के साथ हमने अभी जो है offshore wind energy projects को enhance करने के लिए investments बताई हैं। Which of the following initiatives is associated with development of offshore wind policy? It's getting repeated. National Offshore Wind Energy Policy. According to the recent global atlas, it अब रीसेंट ग्लोबल एटलस से पिछले हमने पढ़ा कि विंड एनर्जी सोलर एनर्जी जो है वेस्टर्न राजस्थान में है लेकिन विंड एनर्जी जो है वो कोस्टल गुजरात में है। सो आज के लिए इतना ही है। वी विल कंटिन्यू विद मोर एमसीक्यूज। पार्ट 3 लेके आएंगे। आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट।